तो चलिएगा, आज का टॉपिक है इकोलॉजी से रिलेटेड। इकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे डील करने की। तो चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ निंक। ठीक है, निंक इज, ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट ऑर्गेनिज्म नीड्स टू लिव। सेकेंड ऑप्शन है द फिजिकल स्पेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। थर्ड, दैट इज द ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन द ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट। एंड लास्ट ऑप्शन है द फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट्स लिव्स। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, निंक किसे कहते हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, हमारे पास क्वेश्चंस के नंबर आज ज़्यादा हैं। हाँ जी, तो बताएंगे आंसर क्या होना चाहिए। बी। बी, बी कह रहे हैं। यस सर। नो, इट्स नॉट एन आंसर। देखिए, निंक क्या होता है। निंक एक नॉर्मल भाषा के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशन है जिसके थ्रू वो आपके पास कहीं ना कहीं अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जब आपके पास सेम स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और वो सेम ही प्रोफेशन के होंगे तो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आपके पास एक तरह से फंक्शनल रोल प्ले किया जाता है जहां पर वो रहता है, उसको हम निंक कहते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर रहेगा दैट इज दी फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट्स बेसिकली लिव्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा, याद करके चलिएगा। चलें, मैं क्लियर हूं? चलें, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट। देखिएगा, ये लिविंग वर्ल्ड में से आपने पढ़ना शुरू किया होगा, वहां पर भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो बताइए, द सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट, क्या चीज बनाती है अगर सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आपके पास में पॉपुलेशन में मौजूद है। चलिए, तो पहली ऑप्शन है कॉलोनी, सेकंड आप द जीनस, थर्ड आपके पास कम्युनिटी, एंड फोर्थ द स्पीसीज। स्पीशीज, स्पीशीज बिल्कुल सही आंसर है जी, स्पीशीज ही होना चाहिए, क्योंकि सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे पास बात की गई है। पॉपुलेशन में उनका टोटल नंबर हम जब इकट्ठा कर देते हैं तो उसको हम स्पीशीज कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीरिक एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जीरिक एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं नॉर्मल भाषा के अंदर। तो पहला ऑप्शन है प्रेसिपिटेशन, उसकी करेक्टरिस्टिक फीचर हो सकती है जेरिक एनवायरनमेंट की। सेकंड आपके पास लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। थर्ड आपके पास एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। एंड लास्ट हायर रेट ऑफ वेपराइजेशन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जेरिक एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा है। जेरिक एनवायरनमेंट का क्या करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। हाँ जी, कोई और अटेम्प्ट करेगा। देखिएगा, एक मैं बात बता दूं, हमें सुनने में जब हमें जीरो फाइट्स के बारे में पढ़ाया जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर जगह पर आपके पास एक्चुअली में सर्वाइव कर रहे होते हैं जहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर है। हम हमेशा एक ही चीज़ के बारे में वहां पर पढ़ते रहते हैं। लेकिन देखिएगा, जेरिक का एक्चुअल जो मीनिंग होती है वो होती है लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होने पर और हायर टेम्परेचर होने पर ऑर्गेनिज्म वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाता है। जैसे आपकी एनवायरनमेंट जो डेजर्ट्स होते हैं वहां पर भी ऐसी ही एनवायरनमेंट्स आपके पास। लेकिन देखिए, वहां दिक्कत क्यों आती है रहने में, वहां हायर टेम्परेचर की वजह से दिक्कत नहीं है कि वो लोग वहां पर या कोई ऑर्गेनिज्म वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पर जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है वो इतनी ही ज्यादा लोअर हो जाती है कि वहां पर वाटर क्या कोई भी एक तरह से मान लीजिए मॉलिक्यूल मिलना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल आपके पास तब मिलेंगे ना जब आपके पास ह्यूमिड एनवायरनमेंट होगा। ह्यूमिड एनवायरनमेंट क्यों होता है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल वहां पर मिलता है। अब पानी ही ना हो कहीं पर तो किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। तो जेरिक एनवायरनमेंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है दैट इज लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। बहुत सारी जगह पर इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो गलती नहीं करनी है, आंसर यहां पर यही रहेगा। चलिएगा, थर्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम 1 विद द हैबिटेट्स इन कॉलम 2। आसान है, चलिएगा, ये कॉलम 1 में आपके पास में ऑर्गेनिजम्स के या बेसिकली यहाँ पर प्रजातियां लिखी हुई हैं और यहाँ पर लिखे हुए हैं उनके हैबिटेट। देखिए, और आपको मैच द फॉलोइंग कर एक ऑप्शन यहाँ पर सही निकालना है। ठीक है, बड़ा आसान है। पहले यहाँ पर कॉलम 1 में देख ले हेलोफाइल्स लिखे हैं, सेकंड आपके थर्मो एसिडोफाइल्स,
थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है दैट इज दी मिथेनोजेंस, साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पर हॉट स्प्रिंग, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, गट ऑफ द रूमिनेंट्स, सॉल्टी एरिया। बड़ा आसान है, सिर्फ डायरेक्टली मैच करना है। हेलोफाइल्स क्या होते हैं? salty area. तो इसका मतलब ये तो आपके पास ए जो है ऑप्शन वो आपके पास 1 और 4 मैच कर जाएगा। अब यहाँ पर देख लो 1 और 4 कहाँ मैच हो रहा है। ओ ये तो डायरेक्ट ही आंसर हो गया, ठीक है, और तो कहीं पर भी नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। देखो हेलोफाइल्स सॉल्टी एरिया जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आपके पास नजर आते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स जहाँ पर आपके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, दैट इज दी हॉट स्प्रिंग्स में। मिथेनोजेंस आपके पास मिथेन की फॉर्मेशन करने में आपकी मदद करते हैं, तो वो आपके पास क्या काम करेंगे, एक तरह से मीथेन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये आर्की बैक्टीरिया की टाइप होते हैं, और आर्की बैक्टीरियाज नॉर्मली आपके पास जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनके जो गट्स होते हैं उनके अंदर मिलते हैं। और लास्ट आते हैं आपके पास दैट इज दी साइनोबैक्टीरिया। ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर इनके सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी होती है। ये मैंने आपको जब पिछले कुछ चैप्टर्स मैंने पहले पढ़ाया भी था कि जहां पर भी आपके पास एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स मिलते हैं वहां पर दो ही एक्चुअली जो बैक्टीरिया की प्रजातियां हैं वो आपको सर्वाइव करते हुए नजर आएंगी, एक साइनोबैक्टीरियाज और दूसरे आर्की बैक्टीरिया। अब दोनों में से एक स्पेशल आंसर करना हो तो मैंने कहा था आर्की बैक्टीरिया को चूज करेंगे, साइनोबैक्टीरिया को चूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल जो है वो साइनोबैक्टीरिया एक स्पेशल टाइप ऑफ टेम्परेचर में ही सर्वाइव करते हैं, उसके बाद नहीं। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज मच ईजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन अ लार्जर एनिमल, बिकॉज क्वेश्चन बड़ा आसान है कि छोटे साइज का जो एनिमल होते हैं वो पहाड़ियों पर जल्दी से चढ़ जाते हैं एज कंपैरिजन टू द लार्जर एनिमल। इसका कारण यह है, पहली ऑप्शन स्मॉल एनिमल्स हैव अ हायर मेटाबॉलिक रेट, सेकंड ऑप्शन स्मॉल एनिमल्स हैव लोअर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, थर्ड द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इन लार्ज एनिमल इज लेस देन द स्मॉल एनिमल्स, एंड लास्ट इट इज ईजियर टू कैरी अ स्मॉल बॉडी वेट। आसान है, बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है ये भी। अगर आपको याद हो जब हमने एंडोक्रीन सिस्टम भी पढ़ा था, नर्वस सिस्टम भी पढ़ा था, तब मैंने दोनों के अंदर एक ऐसी चीज आपको बताई थी जहां पर इस चीज के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं। जहां पर अगर आपको याद हो मैंने रैट और एलिफेंट का एग्जांपल देकर आपको चीज बताई थी। सर ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी बिल्कुल। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म का बेसल मेटाबॉलिक रेट हायर होता है, इसीलिए वो ऑक्सीजन को लगातार जल्दी से ब्रेक डाउन, एक तरह से यूटिलाइज कर कर आपके पास जो ग्लूकोज होगी उसको ब्रेक डाउन कर पाएगा, और आपके पास एटीपी का नंबर ज्यादा प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से उसको एनर्जी ज्यादा मिलती है, इसीलिए वो जल्दी से आपके पास नीचे से ऊपर की चढ़ाई जल्दी चढ़ सकता है एज कंपैरिजन टू जिन ऑर्गेनिज्म का साइज ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है वो कम होती है। एक तरह से यही समझ लीजिए कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिफाइन करता था थायरॉक्सिन, और मैंने कहा था कि थायरॉक्सिन अगर आपके पास ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा आपके पास बेसल मेटाबॉलिक रेट होगी। अब एक तरह से मैंने ये भी कहा था कि जब भी हम ये वर्ड यूज करेंगे कि बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है तो उसमें पहली प्रोसेस कैटाबॉलिज्म होती है, और कैटाबॉलिज्म के लिए हमेशा आपके पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन आएगी आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा आपका हार्ट, तो हार्ट रेट जितना ज्यादा होगा उतना आपके पास बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा। जितना बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा उस ऑर्गेनिज्म की काम करने की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होगी। तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि जब भी हम बेसल मेटाबॉलिक रेट को देखते हैं तो वहां तो साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेसल मेटाबॉलिक रेट डिपेंडेंट होता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बेसल मेटाबॉलिक रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। साइज अगर छोटा होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी आपके पास हाँ जी ठीक है, साइज जो है वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट के साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि छोटे साइज का ऑर्गेनिज्म होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट आपके पास ज्यादा होगी। ये चीज पक्का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के किसी भी सेक्शन से देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन बायोलॉजी से पूछ ले, चाहे आपके पास ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछ ले, चाहे यहाँ पर इकोलॉजी से पूछना शुरू कर दे, पूछेगा पक्का। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। कॉम्पिटिशन फॉर लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस इज मोस्ट सीवियर बिटवीन। ठीक है, कंपटीशन आपके पास सबसे ज्यादा सीवियर कब देखने को मिल सकता है? पहली ऑप्शन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन डिफरेंट थिंग्स,
सेकंड क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन सेम एरिया एंड लिंक। थर्ड ऑप्शन distantly related organism growing in same habitat, and last distantly related organism growing in different links। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कंपटीशन सबसे ज्यादा कहां पर हो सकता है? इसके बारे में नीट निष्कर्ष श्रृंखला में मैंने जब नेचुरल सिलेक्शन का हमने पढ़ाई किया था, मैंने वहां पर भी इसके बारे में बता रखा है। चलिएगा, कौन सी ऑप्शन? बी ऑप्शन, बिल्कुल। द क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इन द सेम एरिया और द लिंक। ठीक है, सिंपल कहानी ये है, इंट्रा स्पीशीज के बीच में आपके पास कंपटीशन हो रहा है, और वहां पर कंपटीशन में एक प्रॉब्लम और हो रही है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की जो प्रोफेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती जाती है। एक एग्जांपल के तौर पर ये समझ लीजिए कि आपके पास मान लीजिए वैकेंसीज जो हैं किसी एक टीचर की एक एकेडमी के अंदर आपके यहाँ 3 ही है, और आपके पास कॉम्पीट करने वाले लोग आपके पास में 12 या 13 हो गए, तो रखे तो बेसिकली 3 ही जाएंगे, लेकिन सारे के सारे 12 के 12 कैंडिडेट उन 3 सीटों के लिए आपके पास एक तरह से एफर्ट करने वाले हैं कि वो उनको ही मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर कंपटीशन अमंग दी सेम आपके पास स्पीशीज होने वाला है, जिसकी वजह से ज्यादातर दिक्कतें होती हैं, और यहाँ पर कंपटीशन हमेशा बढ़ता है। कुछ लोग एलिमिनेट हो जाएंगे, कुछ लोग आपके पास उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाएंगे। ये नेचुरल सिलेक्शन के हिस्से से भी पूछा जाता है, तो भूलिएगा मत। चलिएगा नेक्स्ट। डेजर्ट प्लांट्स आर जनरली, डेजर्ट प्लांट जनरली कैसे होते हैं? पहली ऑप्शन विविपेरस, सेकंड दी सकुलेंट्स, थर्ड आपके पास हर्बेशियस, एंड लास्ट है हिट्रोफिलस। डेजर्ट प्लांट बी, बिल्कुल सकुलेंट। ठीक है, जो आपके पास पानी ना होने पर भी ज्यादातर सरवाइव कर जाते हैं उनको हम सकुलेंट्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्टोमेटा? ओहो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे यहाँ 4 ऑप्शन में से आपको वो चीज बतानी है जिसमें स्टोमेटा अवेलेबल नहीं होंगे। चलिएगा, पहली ऑप्शन हाइड्रोफाइट्स, उसके बाद मीजोफाइट्स, थर्ड ऑप्शन दी जीरोफाइट, एंड लास्ट दी सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। स्टोमेटा का नॉर्मल रोल क्या होता है, किस चीज में हेल्प करता है वो? सर सी ऑप्शन। नहीं, अच्छा मेरा क्वेश्चन समझो, पहले मैंने क्या पूछा, पहले ये बताओ कि स्टोमेटा का मेन रोल होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। पक्का? कहाँ लिखा है? स्टोमेटा का मेन रोल होता है ट्रांसपीरेशन में मदद करिए। याद आया? यस सर। हाँ, ट्रांसपीरेशन में मदद करनी है। अब आपके पास डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि 4 में से एक ऑप्शन आपको ये ढूंढनी है जिनमें स्टोमेटा नहीं होंगे। अब बताओ। सर सी ऑप्शन। अरे जीरोफाइट कहाँ रहते हैं बताओ? आपके पास उस एनवायरनमेंट के अंदर जहां पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम हो रहा है और आपके पास लोअर ह्यूमिडिटी है, तो वहां पर क्या ट्रांसपिरेशन नहीं होगी? ट्रांसपिरेशन तो हो रही है, ऐसा थोड़ी बोला जा सकता है ट्रांसपिरेशन होती ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर पानी होता तो ट्रांसपिरेशन होती वहां पर, लेकिन सोचो जहां पर सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट है, मीन बाय पानी के अंदर आपके पास हाइड्रोफाइट हो रहा है, तो उसको ट्रांसपिरेशन की क्या जरूरत है? क्या स्टोमेटा वहां पर ओपन होना जरूरी है? अगर ओपन हुए ना स्टोमेटा तो सारा पानी तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चला जाएगा, हाइड्रोफाइट्स की बॉडी में चला जाए और वो तो फट जाएंगे। यस सर। नॉर्मल सिंपल सी थिंग है ना, किसी चीज की ओपनिंग है, उस ओपनिंग होने पर पानी की एंट्री होगी। अब उसी स्टोमेटा के अगर क्लोजर हो जाए तो क्लोजर क्यों होगा? क्योंकि वो हाइड्रोफाइट्स ये चाह रहे हैं कि उनकी बॉडी में पानी नहीं जाना चाहिए, और पानी नहीं जाएगा तो बेसिकली उनकी बॉडी बर्स्ट नहीं करेगी। इसीलिए जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनको स्टोमेटा की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, उनको ट्रांसपीरेशन की प्रॉपर्टी ही नेचर ने नहीं दे रखी है, इसीलिए आपके पास इसका आंसर सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनिमल्स देन दैट कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। ठीक है, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करने वाले एनिमल्स के बारे में या उनको क्या कहते हैं? पहला देखिए, स्टीनोहेलाइंस, यूरीहेलाइंस, एनाड्रोमस, एंड लास्ट इज कैटाड्रोमस। देखिएगा इस टॉपिक के बारे में आपने 3 जगह पढ़ा है।
एक आपने जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा तो वहां पर भी पढ़ाया जाता है, एक जब आपने एनिमल किंगडम पढ़ा था और फिशिस के बारे में जब पढ़ाया जाता है वहां पर भी आपने पढ़ा पाइसिस ग्रुप के अंदर भी। और तीसरी चीज, जब आप इस इकोलॉजी को पढ़ते हैं वहां पर भी इसके बारे में मेंशनिंग आती है। अब सोचिए 3 जगह पर एक सेम सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन आपको बनते हुए दिख सकता है। इसलिए मेरा हमेशा कहना यही है कि आप हमेशा चैप्टर्स को इंटीग्रेटिवली पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर इंटीग्रेटिवली नहीं पढ़ा तो आंसर नहीं आ पाएंगे। और बहुत सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं और उसी वजह से आपके पास में सारे आंसर्स आपके बन सकते हैं। तो एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना इसलिए भी जरूरी होता है कि दूसरे चैप्टर में वो टॉपिक ना पढ़ना पड़े। तो बताइए वो कौन से एनिमल होते हैं जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को आपके पास में एक तरह से टॉलरेट कर सकते हैं? स्टीनोहेलाइन। स्टीनोहेलाइन, बिल्कुल जी, स्टीनोहेलाइन। क्योंकि यूरीहेलाइन क्या होते हैं? यूरीहेलाइन होते हैं जो आपके पास वाइडर रेंज ऑफ सैलिनिटी को क्या कर लेते हैं? टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भूलना मत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैम हेल्प दी प्लांट इन, ओके, कैम जो है वो प्लांट की मदद किस तरह से करता है? चलेगा, पहली ऑप्शन है आपके पास में सेकेंडरी ग्रोथ में, सेकंड आपके पास आती है डिजीज रेजिस्टेंस में, थर्ड आपके पास रिप्रोडक्शन में, और लास्ट आती है कंजर्वेशन ऑफ वाटर में। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी अभी हमने डील किया है, वो ये उसी से ही रिलेट करता है। सर डी ऑप्शन। बिल्कुल जी, डी ऑप्शन। ठीक है, जो कैंप आपके पास होता है मैकेनिज्म जो प्लांट्स में है, वो कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, ट्रांसपीरेशन होने से बचाने में कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म की मदद करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ द इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंटरस्पेसिफिक है, ठीक है, वर्ड ध्यान दीजिएगा, इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर विच मैकेनिज्म द कॉम्पीटिंग स्पीशीज माइट हैव इवॉल्व्ड फॉर देयर सर्वाइवल। देखो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन से बचने के लिए इवोल्यूशन के साथ में आपके पास स्पीशीज के द्वारा कौन सा सर्वाइवल मैकेनिज्म इवॉल्व कर कर लाया गया? बड़ा आसान है। पहली ऑप्शन रिसोर्स पार्टीशनिंग, सेकंड आपके पास कॉम्पिटिटिव रिलीज, उसके बाद म्यूचुअलिज्म एंड लास्ट प्रीडेशन। सर रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशन, अच्छा वैसे कोई बता पाएगा कि ये रिसोर्स पार्टीशनिंग होती क्या? इवन दो दिस इज अ राइट आंसर, पर ये बताओ रिसोर्स पार्टीशनिंग से समझते क्या हो? इसको समझने का कोई तो तरीका होगा कि रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब क्या हुआ? सर लिमिटिंग रिसोर्सेज और कंज्यूम करने वाले ज्यादा हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज को कंज्यूम करने वाले लोग ज्यादा है। अगर मान लो अगर ऐसा होगा तो कंपटीशन ज्यादा नहीं होगा क्या? होगा सर। होगा तो रिसोर्स। हाँ बोलो बोलो। मतलब लाइक सबको अलग अलग, कोई हर्बीवोरस है कोई कार्निवोरस है, उसके हिसाब से चलो हाँ एक मान लेते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हैबिट्स के अकॉर्डिंग। देखो रिसोर्स जो है वो रिसोर्स सेम होती है, ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि रिसोर्स विल बी डिफरेंट। रिसोर्स सेम है लेकिन उसके बावजूद रिसोर्स जो है हैज बीन डिवाइडेड। जैसे मान लीजिए आपके घर के अंदर खाना बनता है, ठीक है, अब खाना सबको खाना है, अब खाना तो सेम ही बना हुआ है, अब सेम खाने को आपके पास थालियों में डिवाइड कर कर आपको दिया जा रहा है कि जितना आपका खाने की रिक्वायरमेंट है उसको कंपनसेट कर ली। लेकिन कभी तो ऐसा भी तो होता होगा कि आपके पास खाना कम पड़ गया, लेकिन वहां पर हम लड़ाई थोड़ी करते हैं, क्या कर जाते हैं? सोच के देखो, बताओ लड़ाई हुई कभी क्या कि खाना कम पड़ गया? अगर आज खाना थोड़ा सा कम पड़ गया है तो क्या हम लड़ाई करते हैं? नहीं कर। पर एक यहां पर दूसरा एग्जांपल ले लो, ये तो होमोसेपियन की बात हो गई। मान लेते हैं अगर ह्यूमन ना हो और साथ में डॉग्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ह्यूमन के साथ डॉग रहता है, तो ह्यूमन तो ज्यादा इंटेलिजेंट है, तब तो वो रिसोर्स पार्टीशनिंग ज्यादा बेटर कर लेता है। लेकिन आपके पास मान लीजिए डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हम ये सोचें कि रिसोर्स पार्टीशनिंग ज्यादा बेटर होगी, तो क्या वो आपके पास हो सकती है? हाँ, एक बात तो है कि डिफिकल्टी का लेवल तो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर कंपटीशन अवॉइड करना है तो रिसोर्स पार्टीशनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसको एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कुछ आपके पास पर्टिकुलर स्पीशीज जो होते हैं कुछ एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ही देखने को मिलते हैं,
जैसे ही आपके पास उस जगह का एनवायरनमेंट चेंज होता है, वो उस जगह को छोड़कर किसी और जगह चले जाते हैं जहां पर सिमिलर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट उन्हें देखने को मिलती है। तो आपके पास मान लीजिए जहां पर पहली जगह पर जहां पर सिमिलर एनवायरनमेंट था, अब एनवायरनमेंट आपके पास अगर चेंज हो गया तो उस एनवायरनमेंट में रहने वाले भी कुछ जीव जंतु आ जाएंगे। सेम चीज आपके पास आपके दूसरी जगह पर भी होगी। मान लीजिए जब वहां का एनवायरनमेंट चेंज होगा तो वहां से आपके पास ऑर्गेनिज्म फिर से वापस दूसरी जगह पर मूव कर जाएगा और उस जगह के ऊपर आपके पास नए ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। ये हुआ रिसोर्स पार्टीशन, कि रिसोर्स तो आपके पास सिमिलर है लेकिन रिसोर्स को यूटिलाइज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट समय के ऊपर उस रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं। हमें सुनने में ये वर्ड आपके पास ऐसा लगता है कि नहीं कि ये नॉर्मल वाली पार्टीशनिंग हो रही, नहीं, नॉर्मल पार्टीशनिंग नहीं है। अकॉर्डिंग टू टाइम स्पैन आपके पास उस रिसोर्स की यूटिलाइजेशन करना किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के द्वारा, ये रिसोर्स पार्टीशनिंग होती है। ध्यान रखकर चलिएगा, इंटरस्पेसिफिक डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन ना हो और सभी के सभी स्पीशीज सरवाइव कर सकें तो रिसोर्स पार्टीशनिंग इज अ मस्ट थिंग। कंपटीशन में हमेशा नुकसान होता है दोनों ही आपके पास ऑर्गेनिजम्स को। म्यूचुअलिज्म में आपके पास दोनों को फायदा हो सकता है, तो आपके पास में प्रिडेशन के अंदर तो फिर से टोटली दोनों का ही नुकसान होता है। ज्यादातर दोनों का तो नहीं होता है, वहां पर एक को फायदा हो रहा होता है, दूसरे को टोटली नुकसान हो रहा होता है। तो ये चीज ध्यान रखकर चलिएगा, ठीक है। रिसोर्स पार्टीशनिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। The impact of immigration on the population density is, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास अगर इमिग्रेशन हो रही है तो पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा बताइए। क्या वो नेगेटिव हो जाएगी? पहली ऑप्शन, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही तरह के इंपैक्ट देखे जा सकते हैं। न्यूट्रलाइज्ड बाय नेटेलिटी, ये भी हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन है पॉजिटिव, आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिली। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। जब आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा, इवोल्यूशन के अंदर भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है, जहां पर माइग्रेशन आपके पास पढ़ाई जाती है कि जीन फ्लो जो है वो आपके पास किस तरह से डिस्टर्ब हो सकता है। तो वो आपके पास एक फैक्टर था, दैट इज द माइग्रेशन। बताइए आंसर। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिल्कुल सही, हाँ जी। क्योंकि आपके पास जीन की क्वांटिटी एक तरह से जरूरत से ज्यादा होती जाती है। पॉपुलेशन का आपके पास या इंडिविजुअल्स का नंबर जो पॉपुलेशन में है वो इमिग्रेशन से बढ़ता है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा बढ़ेगी। ई माइग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा कम हो रही होती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक? ठीक है, फिर से सुनिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स? ठीक है, तो पहली ऑप्शन है पैरासिटिज्म, सेकंड ऑप्शन है म्यूचुअलिज्म, थर्ड है आपके पास कमेंसलिज्म एंड लास्ट ऑप्शन है अमेंसलिज्म। बड़ा आसान है, बताइए। नहीं, देखो पैरासिटिज्म में तो मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि एक ऑर्गेनिज्म को जरूरत से ज्यादा फायदा हो गया और दूसरे को टोटली नुकसान हो गया। अब देखो कमेंसल, अरे नहीं, कमेंसलिज्म में तो फिर से आपके पास दोनों का ऑलमोस्ट फायदा हो रहा है, म्यूचुअलिज्म में भी ऑलमोस्ट दोनों का फायदा होता है। अच्छा चलो मैं एक चीज बताता हूं, आपने ना एक सेरेंडिपिटी के बारे में पढ़ा होगा जो थी बाई चांस डिस्कवरी। पेंसिलिन जो थी वो आपके पास बाई चांस डिस्कवरी थी, हाँ या ना? ठीक है, तो बाई चांस डिस्कवरी में हुआ क्या था, आपके पास जो पेंसिलिन था वो पेंसिलिन एक तरह से टॉक्सिक मटेरियल, आपके पास इंग्रेडिएंट या केमिकल था जो पेंसिलम नोटेटम के द्वारा प्रोड्यूस हुआ था और उसने स्टेफाइलोकोकस की आपके पास ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। याद है इस चीज के बारे में? यस सर। अब सेम चीज कहानी सुनो। मान लीजिए अगर पेंसिलम नोटेटम के द्वारा आपके पास एक पेंसिलिन नाम की एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुई, तो क्या आपके पास पेंसिलम नोटेटम को कोई फायदा हुआ? आंसर, कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसको तो उल्टा क्या हुआ, आपके पास एक तरह से उसने तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने वाला केमिकल प्रोड्यूस कर दिया। अब देखो इसका मतलब एक को तो बिल्कुल भी आपके, जिसने चीज को प्रोड्यूस किया उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, ना तो उसको फायदा हुआ, लेकिन जो केमिकल प्रोड्यूस हो गया उसकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो गया। अब एक जगह पर आपके पास जीरो आया और एक जगह पर नेगेटिव आया, ऐसा ही नहीं हुआ?
एक ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रल थिंग हुई ना, यस सर। और एक ऑर्गेनिज्म को हार्म हुआ, तो इस तरह की इंटरेक्शन को क्या बोला जाता है? अमेंसेलिज्म। इसको क्या बोलते हैं? अमेंसेलिज्म। कि एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूस किए गए जिन केमिकल से दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म हो गया। तो जिस ऑर्गेनिज्म ने केमिकल प्रोड्यूस किया उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसको ना फायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ, लेकिन जिसके पास वो केमिकल पहुंच गया उसको उस केमिकल से नुकसान हो गया। इस प्रोसेस को अमेंसेलिज्म कहा जाता है। मेडिकल साइंसेज ने आपके पास प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक के लिए जिन ऑर्गेनिज्म की यूटिलाइजेशन की है, उन ऑर्गेनिज्म से जो केमिकल विड्रॉ हुए उन केमिकल्स को बेसिकली हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और हमें मालूम ही है एंटीबायोटिक्स बेसिकली कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं या ऑर्गेनिज्म को मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान करिएगा। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ओके, इन ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको बतानी है सही है? चलिएगा, पहली ऑप्शन, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन नंबर। सेकंड, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। थर्ड ऑप्शन, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। एंड लास्ट ऑप्शन, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जिस कंट्री में हम रह रहे हैं दैट इज इंडिया, ये एक डेवलपिंग कंट्री है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, ये उस हिसाब से क्वेश्चन है। बताइए इसके बारे में आपका क्या विचार है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन जब कंट्री की होगी तो वहां पर क्या होना चाहिए? जल्दी से। हाँ जी, कौन सी ऑप्शन? बताइए बताइए क्या आंसर होना चाहिए? देखो एक कहानी है, सिंपल सी कहानी है। इंडिया के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की संख्या ज्यादा है एज कंपैरिजन टू रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। क्यों? क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ही जब रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल में कन्वर्ट होकर आएंगे तो वही कंट्रीब्यूट करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने में। तो जो भी आपके पास ग्रोइंग पॉपुलेशन वाली या डेवलपिंग कंट्रीज हैं ज्यादातर, वहां पर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की आपके पास जो संख्या है वो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के मुकाबले में ज्यादा होती है। इसीलिए जब आपके पास में ग्रोइंग पॉपुलेशन की हमारे पास में एक तरह से पिरामिड बनाई जाती है, वो ट्राइंगुलर फॉर्म में नजर आती है। याद करके चलिएगा, ट्राइंगुलर फॉर्म ऑफ अ पिरामिड आपके पास ग्रोइंग पॉपुलेशन वाली कंट्रीज की होती है, जहां पर आपके पास प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ऑलमोस्ट आपके पास बराबर हो जाते हैं। आपने वहां पर देखा होगा बेल शेप्ड आपके पास कहीं ना कहीं जो पिरामिड है वो देखने को मिलती है। और जहां पर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की क्वांटिटी एज कंपैरिजन टू प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल बढ़ जाती है, वहां पर अर्न शेप्ड आपको कहीं ना कहीं पिरामिड्स देखने को मिलते हैं। फिर से सुन लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की क्वांटिटी अगर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाए तो आपके पास जो पिरामिड होगी वो ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर होती है। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की आपके पास संख्या बराबर होती है तो वहां पर बेल शेप्ड आपके पास पिरामिड्स नजर आती हैं। और जहां पर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की संख्या प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है, वहां पर अर्न शेप्ड आपको पिरामिड्स देखने को मिलते हैं। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन में हमेशा प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की संख्या रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इस तरह के क्वेश्चन पिछले कुछ समय से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देखिएगा जो ये कहीं ना कहीं पिरामिड्स के टॉपिक हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शंस बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है जी, इनमें से कौन सी आपके पास इंटरेक्शन है जहां पर दोनों के दोनों पार्टनर्स या इंडिविजुअल्स को पूरी तरह से हार्म होगा? चलिए, पहला द कंपटीशन, सेकंड द प्रीडेशन, थर्ड द पैरासिटिज्म एंड लास्ट म्यूचुअलिज्म। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, दैट इज द कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों को हार्म होता है। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को फायदा है दूसरे को हार्म है। म्यूचुअलिज्म में आपके पास क्या होता है? तो फिर बताओ, दोनों को ही क्या होगा? फायदा हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब होता है एक दूसरे के साथ में सहयोग के साथ काम करना। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ।
जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, तो मुझे लगता है ऐसे ही बता देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द बायोटिक कम्युनिटी, सेकंड पॉपुलेशन, थर्ड द लैंडस्केप एंड लास्ट द इकोसिस्टम। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा है। हाँ जी, आंसर पॉपुलेशन, बिल्कुल सही जी, आंसर विल बी पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन जो है हमारी जो है वो कुछ आपके पास एक तरह से ये मान लीजिए 0 to 10 ईयर के ग्रुप वाले होंगे, 10 to 20 ईयर के ग्रुप वाले होंगे, 30 to 40 के ग्रुप वाले होंगे, 50 to 60 के ग्रुप्स वाले होंगे, तो उसको हम अलग से एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ज्योमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर कर दिखा सकते हैं। तो हमारे पास में बहुत बढ़िया से पिरामिड वहां पर बनते हुए नजर आएंगे। तो पॉपुलेशन में हमारे पास जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है ए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हायर डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया कैन रिजल्ट इन, बड़ा आसान है। अगर आपके पास किसी एक एरिया के अंदर एलिफेंट की जो पॉपुलेशन हायर डेंसिटी की हो जाए तो उससे क्या आपको रिजल्ट नजर आएगा? पहला म्यूचुअलिज्म, सेकंड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, थर्ड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, या लास्ट प्रीडेशन ऑन वन अनदर। सर सी ऑप्शन। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? हायर डेंसिटी सिर्फ एलिफेंट की पॉपुलेशन की है, तो एलिफेंट तो एक स्पेशल टाइप की स्पीशीज हुई, तो क्या ये डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हुई? अरे बी ऑप्शन। मैंने फिर से कहा ये आपके पास जो नेचुरल सिलेक्शन का टॉपिक है उसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। नीट निष्कर्ष श्रृंखला में आपको इसके बारे में अलग से एक सीरीज भी मिल जाएगी, नेचुरल सिलेक्शन एंड नेचुरल सिलेक्शन की टाइप, ठीक है? तो वहां से जरूर पढ़ लें वापिस से। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कभी भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप की स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को नुकसान होता है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखकर चलना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पहली ऑप्शन एंडोपैरासिटिज्म, सेकंड ऑप्शन द डीकंपोजर्स, थर्ड ऑप्शन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड लास्ट इकोपैरासिटिज्म। पिछले कल भी हमने इसके बारे में डील किया है। माइकोराइजा के बारे में मैंने कल भी डील किया था। सी बिल्कुल जी, दैट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंजाई एंड हायर ऑर्गेनिज्म की रूट्स के बीच में, ठीक है? तो हमने कल कहा भी था कि एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन की मदद से जो फॉस्फेट या फॉस्फोरस होती है सॉइल के अंदर, वो प्लांट की रूट के अंदर आपके पास एंटर करती है और पूरे प्लांट को अवेलेबल हो पाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिनोमेना व्हेन ऑर्गेनिजम्स रिजेंबलिंग अदर्स फॉर एस्केपिंग द एनिमीज, ठीक है? फिनोमेना व्हेन ऑर्गेनिज्म रिजेंबलिंग अदर्स फॉर एस्केपिंग फ्रॉम एनिमीज इज, ठीक है? ऑप्शन है आपके पास अडेप्टेशन, सेकंड दी मिमिक्री, थर्ड दी होमोलॉगी एंड लास्ट दी एनालॉगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फिर से बी ऑप्शन बिल्कुल सही जी। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मिमिक करने की कोशिश करता है, और जिसको वो मिमिक करता है उसको मॉडल कहा जाता है, और जिसने मिमिक्री शो कर दी वो आपके पास एक तरह से मिमिक हो गया। याद करके चलिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है आपके पास, जहां पर वाइस रॉय आपके पास जो बटरफ्लाईज होती हैं वो आपके पास कहीं ना कहीं जो मोनार्क बटरफ्लाईज होती हैं उनको मिमिक करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनको ये मालूम होता है कि जो आपके पास मोनार्क बटरफ्लाई है वो ज़्यादा टॉक्सिक होती है, तो प्रीडेटर उनके पास ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रख के चलना। तो प्रीडेशन से बचने के लिए जो आपके पास वाइस रॉय बटरफ्लाईज होती हैं वो मिमिक करने की कोशिश करती हैं आपके पास हमेशा मोनार्क बटरफ्लाईज को, ठीक है? ये क्वेश्चन पढ़ा है ना हमेशा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, मिमिक्री से क्वेश्चन पक्का मिलता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर, बड़ा आसान सा है। द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर, पहली ऑप्शन ग्रीन एल्गे, सेकंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, थर्ड आपका ब्लू ग्रीन अलगा एंड लास्ट दी कोरल रीफ्स। आसान है? हाँ जी बताइए आंसर क्या होना चाहिए?
मेरी बात को फिर से ध्यान कीजिएगा, इसके बारे में हम लिविंग वर्ल्ड में भी हमने इसके बारे में बात की है, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में भी इसके बारे में बात की है, इसके अलावा जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा वहां भी इसके बारे में बात की है, और आज फिर बात हो रही है। आप सोचिए कि इंटरकनेक्शन क्वेश्चंस का कहां से कहां पर पूछा जा रहा है, इवोल्यूशन तक में इसके बारे में बात की जाती है। सर ऑप्शन सी। अरे ऑप्शन सी कैसे होगा, आप खुद ब खुद सोचो। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था जब भी हम साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में से किसी एक को कहीं ना कहीं पिक करने की कोशिश करेंगे कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर वो सरवाइव करेगा, तो मैंने क्या कहा था, किसको बोलेंगे बताओ, किसको बोलने को कहा था मैंने कि आंसर क्या करेंगे, आर्की बैक्टीरिया कहा था मैंने ये चीज। यस सर। अब आर्की बैक्टीरिया जो है वो कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन आपके पास में एक तरह से अवेल करते हैं, तो अगर आपके पास वर्ड ये नहीं लिखा गया है कि आर्की बैक्टीरिया है, तो ये तो लिखा है ना कीमोसिंथेसिस शो करने वाले बैक्टीरिया हैं, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसका आंसर होगा, और उससे समझ रहे हैं कि आर्की बैक्टीरियाज हैं वो। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन के लिए देखे मिलेंगे पेपर के अंदर, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट ना भूलें, जब मैंने एक बार चीज कह दी है तो वही आंसर रहेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय, पहली ऑप्शन एजी टेंसले, बी ऑप्शन अर्नस्ट हैकेल, उसके बाद में ई वार्मिंग, लास्ट आपके पास है ईपी पडम, ईपी ओडम। बताइए, बड़ा आसान है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट आपके पास इकोसिस्टम की लाइन है ये। इकोसिस्टम टर्म जो है वो किसने क्वाइन कर दी है? ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर ए, टेंसले नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार इकोसिस्टम टर्म को क्वाइन कर दिया था। याद कर लो, इस तरह के क्वेश्चन भी साइंटिस्ट के नाम से पूछे जा सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में हमारी और आपकी इंटरेक्शन शायद नहीं हो पाएगी, दिस विल बी द लास्ट क्लास, क्योंकि इसके बाद हम आपको सेल्फ स्टडी के लिए समय देंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपको 3 जो पेपर्स हैं फुल मॉक के वो आपको प्रोवाइड किए जा सकें, और इसके अलावा जो गेस्ट पेपर्स हैं +1 +2 और +1 +2 का, उसको हम लाइव डिस्कस करेंगे, उसके लिए हम आपको सेपरेटली टाइम स्लॉट बता देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज तो है कि साइंटिस्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो एवरी चैप्टर के ना शुरुआत के पेज के पहले, पिछले वाले पेज के ऊपर हमेशा कुछ साइंटिस्ट के नाम और उनकी कंट्रीब्यूशन लिखी गई हैं, ठीक है, उनको पढ़ना बिल्कुल ना भूलना। दूसरी चीज, जब आपके पास में जेनेटिक्स की प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और सेकंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, तो वहां भी चैप्टर्स के अंदर जो जो आपके पास साइंटिस्ट लिखे गए हैं, कहां से वो बिलोंग करते हैं, किस ईयर के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उनके इन्फ्रेंसेस क्या निकले, वो सारे के सारे आपके पास एक अलग से आपको लिख लेने हैं, और पेपर में जाने से पहले उनको पक्का से एक बार पढ़कर जाना है। इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर के अंदर साइंटिस्ट को कहीं ना कहीं उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको भी जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि ये 4 या 5 चैप्टर ऐसे हैं, इकोलॉजी के साइंटिस्ट, इसके अलावा जेनेटिक्स के साइंटिस्ट, और जो बायोटेक्नोलॉजी में आपके पास साइंटिस्ट हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आपके पास हमेशा पूछी जाती हैं। और लास्ट चैप्टर है वो है आपके पास सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, जहां पर ऑर्गेनेलिज की आपके पास डिस्कवरी से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो भूलिएगा मत, वो भी पक्का पढ़ लेना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ट्रू ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में ट्रू क्या है? चलिएगा, पहली ऑप्शन, द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन द प्रोड्यूसर्स, सेकंड, द प्राइमरी कंज्यूमर आउट नंबर प्रोड्यूसर्स, थर्ड, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन द प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड लास्ट, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फूड चेन से क्वेश्चन पूछ रहा है। किससे, कौन सा ऑप्शन बता रहे हैं आप? सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। हमेशा प्रोड्यूसर की संख्या फूड चेन में हमेशा ज्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर अगले आपके पास हायर लेवल ग्रुप्स को फूड चेन में सरवाइव करना है तो आपके पास पिछले वाले ग्रुप की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा, अदरवाइज फूड चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। इवन दो की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए फूड वेब्स ज्यादा आपके पास बेटर होती हैं एज कंपैरिजन टू फूड चेन्स। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is most stable ecosystem? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है।
सबसे स्टेबल इकोसिस्टम के बारे में बताइए। क्या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, क्या डिजर्ट इकोसिस्टम है, क्या माउंटेन इकोसिस्टम है, या लास्ट ऑप्शन ओशियंस? बड़ा आसान है। फॉरेस्ट, ऑप्शन ए। एक बार सोचो जरा, एक बार सोच के देखो, हमें जो सोचने में लगता है ना वो हमेशा नहीं होता है। क्वेश्चन ऑप्शन डी। डी, ओशन। देखो हमेशा स्टेबिलिटी को पहले पानी से देखा जाता है, पानी से ही हमेशा, क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए हम होमो सेपियन सेपियन है, ह्यूमंस है, हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले 70 to 80% वाटर के ऊपर। अगर पानी का लॉस हो गया ना तो हम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम वो होता है जहां पर पानी जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होती है। तो इसका आंसर हमेशा रहेगा ओशन, क्योंकि यहां पर ज्यादा संख्या में हमें प्रोड्यूसर मिलते हैं, बायोमास हमें ज्यादा मिलता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। If 20 joule of energy is trapped at producer level, ठीक है, then how much energy will be available to peacock as food in the following chain? ठीक है, ये एक चेन बता रखी है, प्लांट से माइस, माइस को खा लिया स्नेक ने, स्नेक को खा लिया आपके पास पीकॉक ने। तो हमें ये दिया हुआ है कि 20 जूल एनर्जी जो है वो इस प्लांट में एंट्रैप्ड है, और हमें ये बताना है कि अब पीकॉक में आपके पास कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी। बड़ा आसान है सर। ए ऑप्शन, ऑप्शन ए सर। ऑप्शन नंबर ए, ओके बिल्कुल। आपने किस तरह, कौन सा रूल अप्लाई किया यहाँ पर? 10% लो। 10% लॉ किसने दिया था? लिंडमैन ने। लिंडमैन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें 10% लॉ के बारे में बताया। उन्होंने ये कहा था कि एवरी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से जब अनदर ट्रॉफिक लेवल की ओर को मूव कर जाएंगे तो 90% आपके पास एनर्जी का लॉस होगा, रिसीव होगी सिर्फ 10% ही एनर्जी। तो ये चीज ध्यान रख के चलना, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉफिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड एज। बड़ा आसान है, और देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे, ये डायरेक्ट डेफिनेशन के क्वेश्चंस हैं। मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉफिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड एज। क्या ये स्टैंडिंग क्रॉप है, क्या ये आपके पास डेट्रिटस है, क्या ये ह्यूमस है, या स्टैंडिंग स्टेट है? स्टैंडिंग क्रॉप। बहुत बढ़िया, स्टैंडिंग क्रॉप। याद करके चलिए, जब भी हम लिविंग मैटर के बारे में बात करेंगे तो हमेशा क्रॉप के बारे में ही बात की जाती है। ये कभी कभार कंफ्यूजन आती है, हमें लगता है स्टैंडिंग स्टेट होना चाहिए, नहीं। जब किसी भी समय के ऊपर किसी भी ट्रॉफिक लेवल के अंदर लिविंग मैटर को एस्टिमेट करना हो कि उसका टोटल बायोमास कितना हो रहा है, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप से मेजर करते हैं। याद करके चलना, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। आउट ऑफ टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन the proportion of PAR is, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में कितना प्रोपोर्शन होता है? पहली ऑप्शन अबाउट 70%, सेकेंड ऑप्शन अबाउट 60%, थर्ड ऑप्शन लेस देन 50%, या लास्ट ऑप्शन आपके मोर देन 80%? ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी। कितना वैसे नॉर्मल कितना होता है ये बता दो। टोटल इंसिडेंट रेडिएशन में पार की परसेंटेज कितनी होती है? 2 to 10। 2 to 10%, ठीक है, 2 to 10% रहती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलेगा, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, और इस सेशन के लिए भी लास्ट ही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ गेस्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, वहां पर डिस्कशन करेंगे। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट वेयर एज द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट? हमें यह ढूंढना है पिरामिड ऑफ एनर्जी के लिए इन 4 में से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट है। पहली, इट शो एनर्जी कंटेंट ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकेंड ऑप्शन, इट इज इन्वर्टेड इन शेप। थर्ड, इट इज अपराइट इन शेप, एंड लास्ट, इट्स बेस इज ब्रॉडर। पिरामिड ऑफ एनर्जी, देखिएगा लिंडमैन जो आपके पास लॉ है उसी से ही ये रिलेट करता है। अगर आपको वो समझ आता है तो ये तो बहुत आसान है। पिरामिड ऑफ एनर्जी बताना जल्दी से आंसर। सर बी ऑप्शन। डी ऑप्शन। एक बार सोचिए, क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बतानी है।
बी 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 ऑप्शन बोल रहे हैं, सेकंड वाली ऑप्शन? यस सर। ओके ओके, बिल्कुल सही। इन्वर्टेड शेप नहीं होती है, अपराइट शेप होती है ना हमेशा, क्योंकि आपके पास जैसे जैसे हम एवरी ट्रॉफिक लेवल पर जाते जाएंगे तो आपके पास एनर्जी की जो परसेंटेज उनको रिसीव हो रही है वो लगातार रिड्यूस होती है, इसलिए ट्राइंगुलर फॉर्म का आपको पिरामिड नजर आता है, उसको अपराइट इन शेप कहते हैं। बेस आपके पास ब्रॉडर होता है और टिप आपके पास बिल्कुल ही श्रिंक्ड होती है, तो वो आपके पास आंसर रहेगा, दैट इज इसका आंसर है, दैट इज इन्वर्टेड शेप की आपके पास पिरामिड ऑफ एनर्जी नहीं होती है। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन खत्म होता है इकोलॉजी का